विंध्याचल की एक उपत्यका में, जहां सूर्य की पहली किरणें तलहटी को छूने से पहले ही थक जाती थीं, एक अकेला कागा रहता था। उसके पंखों का कालापन इतना गहरा था कि रात में वह अदृश्य हो जाता था और दिन में स्याही का एक धब्बा मात्र दिखता। उस घाटी में एक विशाल एकाश्म चट्टान थी। स्थानीय लोग उसे भैरव शिला कहते थे। युगों से वह वहां पड़ी थी, इतनी विराट और अटल कि बादल भी उसे पार करने में हिचकते थे। चट्टान के मध्य से एक पतली सी दरार थी जो सूखी और धूल से भरी रहती थी। कागा प्रतिदिन उसी दरार के किनारे बैठता और अपनी प्यास बुझाने के लिए एक छोटे से जलाशय की ओर उड़ जाता, जो 3 पहाड़ियां पार करने पर मिलता था। ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी। आकाश पीतल के तवे की भांति तप रहा था। वह छोटा सा जलाशय भी अंतिम सांसें गिन रहा था। एक दिन कागा जब पानी पीने पहुंचा तो वहां कीचड़ के अतिरिक्त कुछ न था। उसने अपनी चोंच में अंतिम बची हुई एक बूंद भरी। बूंद इतनी छोटी थी कि उसमें सूर्य का प्रतिबिंब भी पूरा नहीं उतर पा रहा था। कागा वापस भैरव शिला की ओर उड़ा। उड़ान के दौरान गर्म हवा के थपेड़ों ने उसकी आंखों को लाल कर दिया, पर वह अपनी चोंच को तनिक भी खोले बिना आगे बढ़ता रहा। वह चट्टान की उसी सूखी दरार के ऊपर आकर ठिठका। उसने नीचे झांका। दरार में केवल धूल थी, वह धूल जिसे पिछले 100 वर्षों से पानी का स्पर्श नहीं मिला था। कागा के मन में एक प्रबल इच्छा जागी। वह अपनी चोंच खोलना चाहता था, परंतु उसने अपनी गर्दन को भींच लिया और सिर झटक कर वह बूंद नीचे गिरा दी। बूंद ने गिरते समय प्रकाश की एक क्षणिक रेखा खींची और धूल पर जाकर बैठ गई। वह तुरंत ही सूखने लगी। उसके सूखने की गति इतनी तीव्र थी कि वह हवा में एक धुंधली सी लकीर बनकर रह गई। कागा ने अपनी पलकें झपकाईं। बूंद गायब थी। चट्टान को कुछ भी आभास नहीं हुआ। वह वैसे ही पड़ी रही जैसे सदियों से पड़ी थी। अडिग और निष्ठुर कागा पुनः उड़ा। वह फिर उसी मरणासन्न जलाशय पर गया। अब वहां बची खुची नमी खोजने में उसे 2 घंटे लगे। अंततः एक गहरे गड्ढे में पत्तों के नीचे कुछ अंगुली भर पानी बचा था। उसने एक और बूंद चोंच में उठाई। वापसी की यात्रा और भी कठिन थी। अब उसके पंख जल रहे थे और पेट में भूख का बवंडर उठ रहा था। फिर भी वह भैरव शिला पर पहुंचा और उसने वह दूसरी बूंद ठीक उसी स्थान पर गिरा दी। वह भी पहली की भांति क्षण भर में भाप बनकर उड़ गई। चट्टान वैसे ही पड़ी रही। उसकी दरार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह क्रम चलता रहा। दिन बीतकर सप्ताह बने और सप्ताह बीतकर महीने। कागा प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठता और पहाड़ियां पार करता। अब उसे जलाशय के स्थान पर केवल फटी हुई मिट्टी मिलती। वह अपनी चोंच से जमीन खोदता, जड़ों को चूसता और जो कुछ तरल मिलता उसे संभाल कर लाता। कभी कभी वह गिरते हुए बादल के आंचल से भी बूंदें छीन लाता। एक विचित्र परिवर्तन स्वयं कागा के शरीर में घटित होने लगा। उसकी चोंच, जो कभी हल्की ग्रे रंग की थी, अब पानी और धूल के लगातार घर्षण से चमकदार काली और सख्त हो गई थी। उसकी गर्दन की मांसपेशियां पत्थर की तरह गुथ गई थीं। उसकी आंखों में अब न तो प्यास का दर्द था, न ही गर्मी की थकान। वहां एक अजीब सी शांति और एक गहरी अथाह चमक थी। वह अब उड़ान भरता तो हवा को चीरता नहीं, बल्कि हवा स्वयं उसे रास्ता देने लगती। भैरव शिला पर एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। कागा जब अपनी दैनिक बूंद लेकर आया और उसे गिराने लगा तो उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। उस दरार की धूल अब बदल चुकी थी। वह धूल नहीं रही थी। वह एक गहरे गीले धब्बे में तब्दील हो चुकी थी। यह धब्बा इतना छोटा था
कि यदि चींटी उस पर चलती तो उसके पैर भी नहीं भीगते, पर वह था। उस बूंद ने, जिसे गिरते ही सूख जाना था, उसने धूल के कणों के बीच एक सूक्ष्म बंधन बना लिया था। वह आपस में चिपक गए थे। यह पहला दिन था जब कागा ने अपनी चोंच खाली करने के बाद अपनी गर्दन नहीं झटकी। वह कुछ देर तक उस नमी के धब्बे को निहारता रहा, मानो किसी अपरिचित मित्र को पहचानने का प्रयास कर रहा हो। फिर वर्षा ऋतु आई। काले मेघों ने आकाश को घेर लिया। पहली बूंद जब कागा पर गिरी तो वह चौंका। उसने अपने पर फैलाए और पहली बार अपनी चोंच को खुला छोड़ दिया। बारिश का पानी सीधे उसके गले में उतर गया। वह आकाश की ओर देखकर स्थिर खड़ा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पानी उसके पास स्वयं आ रहा है। उसे उसके लिए उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो घटना उसे विस्मित करने वाली थी, वह अभी शेष थी। मूसलाधार वर्षा ने भैरवशिला को घेर लिया। पानी की धाराएं उस विशाल चट्टान पर गिरकर चारों ओर बहने लगीं। पर जब वे धाराएं उस प्राचीन दरार तक पहुंचीं, तो वे रुक गईं। दरार में बहने के स्थान पर पानी उस स्थान पर जमा होकर एक लघु तालाब बनाने लगा। पानी नीचे नहीं जा रहा था, क्योंकि कागा द्वारा गिराई गई हजारों बूंदों ने मिलकर सूखते सूखते धूल के उन अनगिनत कणों को आपस में और चट्टान की सतह के साथ ऐसे जोड़ दिया था मानो वे लाख का लेप हो। उस अदृश्य नैनो सूक्ष्म सतह ने पानी के लिए अवरोधक का कार्य किया। पानी अब रिसता नहीं था, ठहरता था। उस ठहरे हुए पानी ने दरार के नुकीले किनारों को छुआ। जो कार्य हवा और धूप युगों में न कर सकी, वह इस एकत्रित नमी ने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। चट्टान का तापमान बदला। दिन में गर्म चट्टान और रात में ठंडे पानी के लगातार खिंचाव ने उस विशाल शिला के हृदय में एक कंपन पैदा किया। एक सुबह सूर्योदय के साथ एक धीमी गहरी ध्वनि हुई, जैसे पृथ्वी ने एक लंबी सांस छोड़ी हो। भैरवशिला के बीचों बीच, जहां से दरार शुरू होती थी, एक नई शाखा फूट पड़ी। दरार थोड़ी और गहरी, थोड़ी और चौड़ी हो गई। कागा वहीं पास ही एक झाड़ी में बैठा था। वह इस दृश्य को देखकर विचलित नहीं हुआ। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी। उसे ज्ञात था कि चट्टान अब स्वयं अपना स्वरूप बदलने लगी है। जिस चट्टान ने कभी बूंदों को अस्वीकार किया था, वह अब उनकी समाधि बनकर अपने ही अंतर्विरोधों को स्वीकार रही थी। वह कागा की एक एक बूंद को भूली नहीं थी। उसने उन सब को अपनी रगों में समेट रखा था और अब वह संचित नमी उसे भीतर से तोड़ रही थी। अगले वर्ष जब वसंत आया, तो उस दरार के किनारे हरे रंग की एक बारीक रेखा उभरी। वह काई थी, जीवन का पहला चिन्ह। काई ने अपनी सूक्ष्म जड़ों से दरार को और फैलाया। फिर हवा एक दिन पीपल का एक बीज लेकर आई और ठीक उसी नम दरार में गिरा दिया। बीज फूटा और उसने एक कोमल अंकुर निकाला। अंकुर ने दरार में अपनी उंगलियां डाली और वर्षों तक भीतर ही भीतर पत्थर को काटता रहा। दशकों बाद उस भैरवशिला के बीचों बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें पत्थर को चीरकर नीचे तक पहुंच चुकी थीं। चट्टान अब अटूट नहीं रही थी। वह पीपल के आलिंगन में विभाजित हो चुकी थी। उसकी दरार से एक निर्मल झरना फूट पड़ा था, जो उस कभी के सूखे जलाशय तक जा पहुंचा था और उसे एक विशाल झील में बदल चुका था। जंगल के सभी पशु पक्षी उसी झील के किनारे बसेरा करने लगे। वह कागा अब वृद्ध हो चुका था। उसके पर सफेद पड़ गए थे और उड़ान धीमी हो गई थी। वह पीपल की सबसे ऊंची डाल पर बैठता और नीचे बहते झरने को देखता। उसकी आंखें किसी बीते हुए अतीत के दृश्य में खो जाती, उस पहली बूंद के दृश्य में जो उसने गर्मियों की धूल पर गिराई थी और जो उसे उस समय सबसे बड़ी विफलता प्रतीत हुई थी। जीवन का सार
यह कथा किसी एक नायक के बलिदान की नहीं, वरन अदृश्य कर्म के संचयी प्रभाव की है। जब कागा ने पहली बूंद गिराई थी तो वह स्वयं को मूर्ख समझता था, क्योंकि उसे तुरंत परिणाम नहीं दिखा। किंतु प्रकृति का गणित मनुष्य या पशु की इच्छा से भिन्न होता है। प्रकृति में एक भी कर्म नष्ट नहीं होता, वह वहीं दबा रहता है, धूल में छिपा रहता है, पत्थर की स्मृतियों में संग्रहित होता रहता है। जब तक कर्म की मात्रा इतनी अधिक न हो जाए कि वह पत्थर की अस्मिता को भी चुनौती देने लगे, तब तक वह अदृश्य ही रहता है। भैरवशिला अहंकार है, कागा का धैर्य साधना है, और वह बूंद, वह हमारी प्रतिदिन की एक छोटी सी कोशिश है। जब तक परिणाम दिखाई न दे, तब तक थक कर बैठ जाना सबसे बड़ी हार है। चट्टान को तोड़ने के लिए हथौड़े की आवश्यकता नहीं होती, एक बूंद का लगातार समर्पण ही पर्याप्त है। और जब चट्टान टूटती है तो वह किसी के सिर पर नहीं गिरती, वह एक पीपल का वृक्ष बनकर सबको छाया और जल देने लगती है। यही संबंध है, यही प्रेरणा है। बूंद बूंद से सागर भरने की बात पुरानी है। बूंद बूंद से चट्टान पिघलाने का यह मौन संवाद ही वास्तविक पंचतंत्र है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।